हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मॉर्निंग के 6 बज चुके हैं और जैसे कि आपको मालूम है कि डेली मॉर्निंग को 6 बजे मिलते हैं, जहां हम पीआईबी की बात करते हैं और सांसद टीवी के जो भी आर्टिकल्स होते हैं, डिबेट्स, वो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इसके सेशन में। सबसे पहली बात ये है कि डेली बेसिस पे आपके 4 से 5 आर्टिकल हम बात करते हैं, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की हम बात करें या मेंस की हम बात करें, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना। तो जो लोग सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो लोग ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सेशन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सके क्लास में। और सुबह का टाइम है तो आई होप कि इन्वायरमेंट सब कुछ अच्छा होता है ना। तो आपके इस टाइम में करंट अफेयर्स के लिए मेरे ख्याल से आपके लिए बेस्ट टाइम होता है। तो ये बेस्ट टाइम 6 से आपका 7 है, जो कि डेली आपके सामने लेके आते हैं। कोई दिन गैप नहीं, संडे भी ये क्लास होती है, यानी कि 365 डेज आप बोल सकते हैं इस क्लास के लिए, है ना। तो आज भी मेरे पास 4 से 5 आर्टिकल हैं और कुछ लेटेस्ट भी है और थोड़े कुछ जो छूट जाते हैं ना, तो वो भी हम क्लास में लेके आते हैं क्योंकि छूटे ना। सबसे पहला मोटो ये होना चाहिए, छूटे ना कुछ टॉपिक। तो आज भी मेरे पास में 4 से 5 आर्टिकल है, लेकिन आज कोशिश ये करेंगे कि आज हम लोग कम से कम 5 से 6 आर्टिकल कर लेंगे, क्योंकि कुछ कुछ आर्टिकल छोटे हैं, है ना। तो इसके लिए तो कल की डेट में लास्ट हम लोग किए थे खासकर आरबीआई को लेकर, कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी भी रिसेंटली आई है उसको लेकर हम बात किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट भी हम बात किए थे। स्टार्ट करते हैं एक छोटी से आर्टिकल से ताकि वार्म अप होने के लिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहला आर्टिकल आपका पॉलिटी से है और पॉलिटी से है उसमें भी आपका किसके बारे में, तो आपके राज्यसभा के बारे में, या हम कह सकते हैं कि राज्यसभा और चेयरमैन के बारे में है। आपको मालूम है कि इनका इलेक्शन हुआ था, अभी नहीं, थोड़ा पहले हुआ था। लेकिन हाँ, अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि चेयरमैन के जो पोस्ट होते हैं, इस पोस्ट में जो न्यू, इसके पहले कौन थे और अभी, ये आपके जीएस जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए। लेकिन हाँ, इनके पोस्ट, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है और कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या कॉन्टेक्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली हाल ही में राज्यसभा में ने अपने नए सभापति श्री जगदीप धनखड़, ठीक है, का स्वागत किया है। इतना ही है। लेकिन हम अब यहाँ पर आपसे ये बात नहीं करेंगे कौन से आर्टिकल्स हैं कौन से आर्टिकल्स नहीं है, या पॉलिटी में अच्छे से पढ़ते होंगे। लेकिन हाँ, कुछ और भी चीजें हम बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर आर्टिकल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आर्टिकल से क्वेश्चन एसएससी में पूछते हैं, एसएससी वगैरह में पूछ लेते हैं, छोटे मोटे जो वन डे एग्जाम होते हैं। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि कौन से आर्टिकल में बताओ वाइस प्रेसिडेंट है, कौन से आर्टिकल आपके चेयरमैन है। ये सवाल यूपीएससी में पूछना मेरे ख्याल से इंसल्ट होगा, और इतना आसान नहीं पूछता है। पूछेगा भी तो कुछ और ही पूछ लेगा, इतना अपना लेवल को मेंटेन रखता है यूपीएससी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कौन से पेपर में आएगा, पेपर 2 पॉलिटी के पार्ट है। कुछ पॉइंट बात करेंगे जो कि ज्यादा नहीं, थोड़े से बहुत है एक ही स्लाइड में इसका, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है पॉलिटी में, आप इसका बेसिक पढ़े होंगे। तो यहाँ पर इसके बारे में 1 घंटा खींचना मेरे ख्याल से टाइम का वेस्ट होगा। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ स्टेटिक बातें कनेक्ट करनी होती है, क्योंकि करंट अफेयर्स का जो रियल एक मायने होता है ना, कि करंट टॉपिक उसके जो बेसिक पार्ट है ना, दोनों के कॉम्बिनेशन। ऐसा नहीं दोनों का वेटेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए। एक आपका अगर सपोज कीजिए करंट अफेयर्स एक छोटा सा एक मुद्दा है, तो स्टेटिक पार्ट फिर इसमें हम लोग 80% कर देते हैं। ये भी नहीं होना चाहिए। स्टेटिक पार्ट आपका मिनिमम, हाँ कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन उसके बाद मालूम चला कि प्रेसिडेंट से क्वेश्चन कुछ आया, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, और फिर क्या हुआ कि उसके बारे में पढ़ना भी स्टार्ट किया। प्रेसिडेंट के चैप्टर जो होते हैं ना, वो एटलीस्ट बता रहे हैं 3 घंटे के टॉपिक, ये है 3 घंटे एटलीस्ट बता रहे हैं। वो भी कब, जब पीपीटी फॉर्म में लाते तो लिखते हुए करेंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा जोड़ के चलिए, तो 3 घंटा कम से कम। 3 घंटा अगर करेंगे तो मेरे ख्याल से तो सारा करंट 3 दिन करंट अफेयर्स तो खत्म हो गया। इसके लिए बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत की उपराष्ट्रपति आपको मालूम है कि यही आपके होते कौन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ही होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट बन गया वो अल्टीमेटली आपका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन आपको ऑफ द राज्यसभा भी बन जाता है, ठीक है। कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इनका जो रोल है, इनका रोल ये है कि ये एक प्रिंसिपल, एक सदन के प्रधान प्रवक्ता होते हैं, जो कि आप बोल सकते हैं कि जो डेकोरम होता है खासकर राज्यसभा का, उसको मेंटेन करते हैं। जैसे एक क्लास मॉनिटर होता है, उस तरीके से राज्यसभा में ये होते हैं मॉनिटर की तरह, ताकि जो डेकोरम है जो उसको मेंटेन कर सके, है ना। इसके बाद एक अगला पॉइंट है कि इनके पास में एक राइट होता है कास्टिंग वोट का। कास्टिंग वोट का राइट तो इनके पास भी होता है, स्पीकर के पास भी होता है। लोकसभा में स्पीकर होते हैं और राज्यसभा में आपके चेयरमैन होते हैं, है ना। तो दोनों पास में कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट कब होता है कि सपोज कीजिए कोई भी बिल को लेकर या कोई भी मुद्दे को लेकर, जब वो दोनों पक्ष से या जो उस समथिंग कुछ बिल हो तो टाइप हो जाता है, यानी कि दोनों बैलेंस इक्वल,
ठीक है। तो मतलब इक्वल होता है सब कुछ चीजें, तो उसमें चेयरमैन हो या स्पीकर हो अपनी वोट फिर लास्ट में देते हैं, ठीक है। तो वो होता है कास्टिंग वोट। संविधान के नियमों, संविधान और नियमों की व्याख्या करना करना बोल सकते हैं, ठीक है। या इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स। ये जो देखिए संविधान के रूल्स ये कैसे होता है, जब इस पार्लियामेंट की हम जब बात करते थे, इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों होते हैं। तो लोकसभा में और राज्यसभा में कहीं पर भी अगर बिल प्रेजेंट की जाती है और फर्दर फिर आपका सपोज कीजिए लोकसभा हुआ, तो फर्दर फिर राज्यसभा में जाएगा, है ना, ताकि वहां से भी बिल पास होना इंपॉर्टेंट है, फिर आपका प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास में। तो कहीं ना कहीं इनका तो रोल है, कहाँ पर है, संविधान को इंटरप्रेट करने में, संविधान की व्याख्या करने में और नियमों की व्याख्या करने में, है ना। इसी तरीके से प्रेसिडेंट का भी रोल अपना किसमें, तो संविधान रूल्स को बनाने में, अधिनियम को बनाने में, बिल को एक्ट में करने में सेम इंपॉर्टेंट है। मतलब तीनों जो ना, तीनों किन की बात कर रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तीनों बिल को एक्ट बनने में, यानी कि एक विधेयक को अधिनियम बनने में तीनों का रोल होना चाहिए। एक भी यहाँ पर गायब हुआ, एक भी गैप हुआ, यानी कि वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, थोड़ा बहुत एक्सेप्शन, ऐसा नहीं कि जैसे मनी बिल हो गया, जैसे धन विधेयक बिल हो गया। धन विधेयक बिल में आपको मालूम है कि लोकसभा में इनिशिएट होता है और राज्यसभा का रोल इसमें बहुत ही मिनिमम होता है, यानी कि वो 14 डेज के लिए होता है कि आप उसमें कुछ रिकमेंडेशन दीजिए, कुछ अपना सजेशन दीजिए। वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा लोकसभा के ऊपर कि हम माने या ना माने, ठीक है। लेकिन भेजना एक फॉर्मेलिटीज है, भेज देते हैं कि आप भी कुछ बोल दो, अच्छा लगा तो ले लेंगे, ऐसा नहीं कि बाइंडिंग होगा मेरे ऊपर, लोकसभा के ऊपर, कि वो मान ही लेगा आपकी बात, ठीक है। ये कुछ कुछ पॉइंट है। वेतन और भत्ते की बात करें तो ये आपको मालूम है कि अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे पॉलिटी, तो शेड्यूल या अनुसूची की हम बात करते हैं, सेकंड सेकंड जो शेड्यूल है या सेकंड जो अनुसूची है, इसमें आपका मेंशन है संसद द्वारा जो कानून की बात करें, या हम बोल सकते हैं कि फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट बाय ऑफ लॉ, यानी कि जो इनके वेतन है और भत्ते हैं ये फिक्स्ड कौन करता है, ये डिसाइड कौन करता है, तो पार्लियामेंट करता है। ठीक, कितने भत्ते होने चाहिए, बढ़ने भी चाहिए तो कौन बढ़ाएगा, पार्लियामेंट ही बढ़ाएगा। और ये सेकंड आपके अनुसूची में आपके निर्दिष्ट है, यानी कि आपका मेंशन है। बस आपके लिए इतना ही काफी है, क्योंकि बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं मालूम चला स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो चलते अगला, कुछ डिफरेंसेस है, हमें लगा कि ये डिफरेंस आई होप कि आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। राज्यसभा लोकसभा कुछ बेसिक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, तो एक इसमें आपके पास में स्टेट लेजिस्लेटिव, देखिए इसमें जो मेंबर होते हैं, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर, ये राज्यसभा आपका इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके जो मेंबर होते हैं ना, राज्य के विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, जो बोलते हैं एमएलए, है ना, वही लोग इसको इलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर जो ना इसको पब्लिक वोटर्स करती है, इसको वोटर्स करती है, जो पब्लिक का बोल सकते हैं, ठीक है। इट इज परमानेंट बॉडी, ये परमानेंट नहीं होती है, इसके फिक्स टाइम होते हैं 5 साल, या 5 साल से पहले भी ये डिसॉल्व हो सकता है, भंग हो सकता है, अगर सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर फेल हो जाती है अपने आप को प्रूफ करने में। तो इसके बाद में इट हैज नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, 250 मेंबर्स इसके मैक्सिमम होते हैं। इसमें लिखा हुआ है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 552। इसमें भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेसिडेंट द्वारा भी इलेक्टेड होते हैं 12, है ना, और इसमें भी होते हैं, ठीक है। सॉरी 250 इसमें हो गया, तो इसमें थर्ड 12 इसमें हो गया, प्लस 230 कितना हो जाएगा, अगर ये 12 हो गया तो कितना हो गया, 38 समथिंग कुछ हो जाएगा, है ना। तो समथिंग कुछ आप इसे जोड़ लीजिएगा, यस ये नहीं होगा। तो ये हो गया 552 में आपको मालूम है कि 2 एंग्लो इंडियन के प्रोविजन थे, तो एंग्लो इंडियन के जो प्रोविजन थे उसको हटा दिया गया, और स्टेट में आपके एक के थे तो उसको भी हटा दिया गया, ठीक है। कब, तो 104 में, 104 CAA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। आगे चलते हैं, द राज्यसभा डज नॉट एक्सरसाइज मच पावर ओवर मनी बिल्स। मनी बिल्स के रिगार्डिंग इनके पास पावर बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है। लेस पावरफुल देन द लोकसभा, लोकसभा कंपेयर में इनके पास पावर कुछ कम होता है, लेकिन हाँ कुछ कुछ मामले में इनके पास पावर होता है, जैसे ऑल इंडिया सर्विस के बारे में। ऑल इंडिया सर्विस के जो रेजोल्यूशन है या फिर जो भी इनिशिएटिव है वो आपके और राज्यसभा से भी आपके इनिशिएट होते हैं, इस रिगार्डिंग इसमें पावर है। परमानेंट बॉडी है, डिसॉल्व नहीं होती है, ये भी तो पावर ही है ना। यहाँ पर हो क्या है, मोर पावरफुल देन राज्यसभा, कुछ मामले में पावरफुल ये भी है, कुछ मामले पावरफुल ये भी है, यानी दोनों है, यानी चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कुछ मामले में मेरे हाथ में खीर ज्यादा है, कुछ मामले में आपके हाथ में खीर ज्यादा है, कुछ ऐसी कहानी यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल हम बात करते हैं। अगला आर्टिकल आपका, देखिए आई होप कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम लास्ट क्लास, याद कीजिए लास्ट मैगजीन की क्लास, जो भी मैगजीन क्लास जो भी आप करते होंगे, आई होप कि कुछ लोग तो ज्वाइन करती है,
जहाँ तक हमें याद है। तो मैगजीन की क्लास में, लास्ट वाली क्लास में ओडीओपी के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप पे नहीं किए थे, लेकिन जितना तक आपको आना चाहिए उतना हम किए थे, एक बेसिक एक कॉन्सेप्ट के लिए किए थे। यहाँ पर आपका टॉपिक वही है, ओडीओपी, यानी कि ओडीओपी और आपका डीईएच क्या होता है इसको समझेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों आपकी अलग अलग प्रोग्राम थे, दोनों का मिला दिया गया है। लेकिन क्या ऐसे कुछ मर्जर कुछ होता है, कुछ अमलगमेशन कुछ होता है, या कोई दो आपके जो स्कीम्स है मिक्स हो जाते हैं, तो क्या यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ से क्वेश्चन बने ना बने, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा कि किसको दो मिक्स किया गया। दो मिक्स यानी कि एक बना होगा, जब एक बन गया तो उससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ना कुछ उसका उद्देश्य होगा। यस, तो क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि ओडीओपी और डीईएच ये है क्या, और इसके भी पहले हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, दृष्टिकोण को डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपर्ट हब, सॉरी एक्सपोर्ट हब, यानी कि जो निर्यात होता है, पहल के साथ विलय कर दिया गया है। जीएस पेपर 2 कहाँ पर, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इट्स इंटरवेंशंस, यहाँ से आपके टॉपिक को कवर कर सकते हैं पेपर 2 के सिलेबस में, ठीक है। क्या है पूरी कहानी, इसको समझते हैं। और पहले ये समझते हैं कि ओटीओपी और डीईएच होता क्या है, तभी ये दोनों का ऑब्जेक्टिव समझेंगे। दोनों का ऑब्जेक्टिव समझने के बाद में फिर हम जानेंगे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो कि आपको और भी जानने चाहिए। तो पहले हम ये समझते हैं कि ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता क्या है। हमने उस क्लास में भी कहा था, यहाँ ही बोलते हैं कि ये क्या इसमें होता है, बेसिकली क्लस्टर दृष्टिकोण इसमें अपनाते हैं, यानी क्लस्टर जो अप्रोच है इसको अडॉप्ट करते हैं। क्लस्टर अप्रोच क्या होता है, क्लस्टर अप्रोच ये हुआ कि एग्जांपल लेते हैं कि एक स्टेट है, उसके अप्रोक्स 10 जिले है ना, एग्जांपल लेते हैं। एक स्टेट है, 10 जिले हैं, और 10 जिलों में कोई भी एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट होते हैं, जो भी उत्पादक होता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को लेकर यहाँ पर क्लस्टर बनाया गया है। सपोज कीजिए एक जगह बिस्किट बन रहे हैं, एक जगह कुछ नमकीन बन रहा है, तो उससे क्लस्टर बन गए। बिस्किट के पार्ले बिस्किट का एक क्लस्टर, नमकीन का एक क्लस्टर, मीठे का एक क्लस्टर, इस तरीके से क्लस्टर बनाया जाता है और डिस्ट्रिक्ट की पहचान की जाती है, यानी कि उस प्रोडक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट की, उस जिले की पहचान होती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस अप्रोच को यहाँ अपनाया गया। इससे फायदा क्या होगा, इसमें एक ऑब्जेक्टिव और भी है कि ओडीओपी में हम लोग एक जिले को एक जो प्रोडक्ट है उसके लिए डेडिकेट कर देते हैं, उसके लिए डेडिकेट कर देते हैं कि आप ये चीज पूरा रख लो, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज मेरे पास है, कहाँ गया ओडीओपी का ना, इसका आगे होगा, हाँ यहाँ पर, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर एक पहले बोला गया नियरली 140 यूनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम 700 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, ठीक है। वन ओडीओपी में एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट को लेकर पहचान दी जाती है। अब मुझे सर एक ही होना चाहिए, एक से प्लस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 700 डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया, प्लस ये, ठीक है, और 140 यूनिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात की गई है, और इसके क्लस्टर्स भी बनाए जाएंगे। प्लस अगर ऐसा होने से फिर क्या होगा, सोचिए, उस कोई भी सामान हमें मंगवानी है, और हमें मालूम है कि समथिंग कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, कोई जिला है जो कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको लेकर ये पॉपुलर है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, वहां पर उसकी जो उत्पादन है वो ज्यादा होती है। एग्जाम्पल फ्रूट्स भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ फ्रूट्स भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के सेब के मामले में चलिए हिमाचल जो है, एग्जाम्पल कोई कश्मीर है, कश्मीर का कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो बड़ा पॉपुलर है, और लॉजिस्टिक्स भी सही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब यातायात साधन भी सब कुछ सही है, लॉजिस्टिक्स जो बोलते हैं, तो आप वहां से मंगवाएंगे। आप क्यों मंगवाएंगे छत्तीसगढ़ से सेब, है ना। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है कि एक जिला में एक से दो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, वो फेमस है, पॉपुलर है, इसकी उत्पादन ज्यादा होती है, हम लोग वहां से एक्सपोर्ट करें। ये क्यों किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट की पहचान बन सके, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है। वन बोला गया है, लेकिन वन तो है ही, ठीक है, अगर दो हो जाए तो कोई ऐसा नहीं कि कुछ गुनाह हो गया, है ना, गुनाह वाली इसमें कुछ बात नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी एक स्पेशलिटी ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट वो फेमस होगा, बहुत ज्यादा फेमस होगा। ऐसा नहीं कि वहां पर अगर वहां पर वेजिटेबल्स हो रहे हैं तो फ्रूट्स नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, वो वेजिटेबल्स वहां पर पॉपुलर होगा, ठीक है, बहुत फेमस होगा।
इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज। इसमें फायदा क्या होगा, देखिए जब भी कुछ नया होता है या फिर कुछ प्रोडक्शंस की बात करते हैं उत्पादन की, ठीक है, तो ये तो मान के चलिए कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार वृद्धि होती है, रोजगार की जो होता है ये आपका बढ़ता ही है। ये हर मतलब इसको आप लिंक ही मान चलिए, कुछ भी सरकार निवेश की रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट की बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा, मतलब ये चीजें एक कॉमन सा पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पे लिखा जीआईएस डिजिटल मैप। आपने देखा होगा कि जब आप इंडिया का मैप सर्च करते हैं तो उसमें अगर आपको आप ये भी देखते होंगे कि अगर आप गूगल मैप खोलें तो उसमें हॉस्पिटल के जहाँ पे एच लिखा होता है, अगर आप देखते होंगे जहाँ हॉस्पिटल वहाँ एच लिखा होता है, कोई अगर समथिंग कुछ प्लेस है तो वहां पर कुछ समथिंग एक सिंबल बना होता है, या फिर आप ये भी देखते होंगे वहां पर कुछ जैसे कोई टेम्पल रहा, कोई मोस्क रहा, कोई मस्जिद रहा, तो वहां पर उसका इमेज आ जाता है ना, वहां पर उसका इमेज आपको दिखता है। ये क्या, ये GIS है, GIS डिजिटल मैप है। कोई टेम्पल रहा उसका इमेज आ गया। तो ये क्या होता है, इस तरीके से ये चीजें बनी होंगी, मतलब पूरे जो डिस्ट्रिक्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट में आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट के लिए जो पॉपुलैरिटी है वो वहां पर आपको इमेज, वहां पर जीआईएस, उसका जीएस मैप में आपका मेंशन होगा। तो ये अच्छी बात है। आप मैप खोलिए, मैप में दिख जाएगा कि अच्छा यहाँ पर झारखंड की राजधानी रांची, रांची में किसकी फेमस है, तो कोई प्रोडक्ट्स रहा कि हाँ ये नमकीन है या वेजिटेबल्स है, ये हो गया। तो ये इसमें अच्छी बात है ना कि आप गूगल देखिए, मैप के जरिए आप देख सकते हैं कहाँ किस प्रोडक्ट की कहाँ पर स्पेशलिटी है। तो ये आप ये सबके लिए फायदा है, ठीक है। ये चीजों का आसान करने के लिए की जाती है, ताकि जब भी हम लोग कुछ डिमांड होती है तो डिमांड करने के लिए हमें ज्यादा कुछ टाइम न लगाना पड़े। मालूम चला कि अच्छा ये डिमांड हो रही है, अच्छा इसके लिए ये जो जिला ये फेमस है, पॉपुलर है, इसकी डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई भी सही ठीक ठाक है, कर ली सब हम लोग वहाँ डिमांड, ठीक है। तो ये हो गया। साथ ही साथ मालूम है कि ये फोस्टिंग इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल जो ग्रोथ है, देखिए विकास के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो आप बोलते हैं ना कि सोशियो कल्चरल के लिए यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो विकास होता है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक विकास तो होता ही है, तो ये आपका इसमें इसके बारे में हो गया। अब एक सवाल ये निकल के आता है, ओडीओपी को हम लोग किसके अंडर में हम लोग लॉन्च किए, किसके अंडर में आता है। तो ये नाम ना पूरा एक लंबा नाम है, तो आप उसको पूरा नाम याद मत कीजिए, बस इतना दिमाग रखिए क्योंकि प्रीलिम्स में ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। PMFME मतलब क्या हुआ, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम, इनके अंडर में ओडीओपी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ओडीओपी को इसके अंडर में लॉन्च किया गया। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर में और भी चीजें स्टार्टअप हुई है, जैसे कि सपोर्ट फॉर कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, सपोर्ट टू एसएचजी को, एफपीओ को, ठीक है, फूड प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। फिर आपका सीड कैपिटल्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी जाती है, रिसर्च होती है, सपोर्ट फॉर कैपिटल कैपेसिटी बिल्डिंग होती है, ठीक है, स्किल सपोर्ट की जाती है, ब्रांडिंग होती है, मार्केटिंग सपोर्ट्स होती है। ये सब कुछ भी, ये सब जो कुछ है ना, पीएम यानी प्रधानमंत्री जो आपके फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इसके अंडर में आ जाता है, ठीक है। कुछ पॉइंट हम और यहाँ बात देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या फायदा होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होती है तो डिस्ट्रिक्ट में एक आपस में एक हेल्दी कंपटीशन होता है। भाई जी यहाँ पॉइंट लिखे, तुलनात्मक लाभ वाली जिले। अगर सपोज कीजिए कि कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई भी प्रोडक्ट ABC है, सपोज करते हैं, तो उसके लिए पॉपुलर है, तो सामने वाला जो डिस्ट्रिक्ट होगा तो वो भी अपनी जो पॉपुलैरिटी है कोई और भी प्रोडक्ट में वो बनाना चाहेगा, सिमिलर नहीं रखेगा, ठीक है, लेकिन वो चाहेगा इसकी वहां इसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो यहाँ कुछ और कर लेंगे, ताकि एक विविधता हो, एक डाइवर्सिटी हो। और जब डाइवर्सिटी होती है तो डिमांड लोग कंज्यूम करने वाले भी होते हैं। आज से 10 साल पहले जाएंगे तो कुछ चीजें आपको मालूम है कि खाने पीने की चीजें हम बात करें तो कुछ चीजें 10 साल पहले नहीं थी, आज के टाइम में नए नए वेराइटीज आ गए हैं। तो जितने नए नए चीजें इन्वेंशन होगी, मतलब डिशेज बोल सकते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए उतनी ही पॉपुलरिटी उसकी बढ़ेगी, है ना, ये आपका पॉइंट हो गया। अभी रिसेंट में 2022 की हम बात कर रहे हैं, इसी साल की बात कर रहे हैं, सरकारी ई मार्केट प्लेस, GEM शॉर्ट में सुने होंगे, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस बाजार, ये आपका लॉन्च हुआ था। इसमें 200 जो प्रोडक्ट्स है इसमें इसको लॉन्च किया गया था, और ये ODOP के तहत ही आपको हुआ है, ठीक है। इन्हीं के अंदर ये थोड़ा सा संशोधन करके बदलाव करके इसे लाया गया था। निर्यात हब के रूप में जिले के अभी हम एक पीछे बात किया ना DEH को लेकर, तो DH क्या है, तो DH आपका यानी कि बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, इसका फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, ठीक है, निर्यात हब के रूप में जिले। नाम में क्या है, निर्यात है, यानी कि ये जो बनाया गया था इसका मेन जो पर्पस था, ऑब्जेक्टिव था, खासकर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना।
एक जिले में इतना सफिशिएंट वहां पर प्रोडक्शन हो, कोई भी आपका वेजिटेबल्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, या फिर ग्रेन्स की बात करें, या फिर और भी कुछ अदर आइटम्स की बात करें, तो उसके लिए प्रोडक्शन इतना इनफ हो, सरप्लस में हो, ताकि यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो सके। इसके लिए सरकार भी इंसेंटिव आपको करेगी। तो ये चीज स्टार्ट किया गया था इसी ऑब्जेक्टिव साथ में, लेकिन अब इसे मर्ज किया गया किसमें, ओडीओपी में। और क्या अब एक्सपोर्ट नहीं होगा? एक्सपोर्ट अब भी होगा, लेकिन बस ये ओडीओपी मिक्स हुआ है। तो डीएच जो है ना अलग से नहीं है, तो डीएच जो है ना आपको ओडीओपी मिक्स हो चुका है। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरे वाले में। इसमें फायदा क्या होता है? देखिए, फायदा ये होता है कि एक जो प्रोडक्ट्स है, जो उत्पादन है, जो उत्पाद बोलते हैं, उसकी जो पहचान है वो उसको मिलती है। और कहीं ना कहीं उसकी जो निर्यात जो क्षमता है, जो पोटेंशियल, जो आपका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, वो आपका बढ़ता है। कि यस की समथिंग कुछ प्रोडक्ट है या उत्पाद है, उसके रिगार्डिंग हमारी जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, वो बहुत ज्यादा है। यानी खुद भी कंज्यूम कर लेते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी कंज्यूम करते हैं, प्लस हम लोग एक्सपोर्ट पर्पस के लिए हम लोग इस चीज को आगे अवेल करते हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया इसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड आर्टिकल्स। आगे चलते हैं, दूसरा आर्टिकल हम बात करते हैं। देखिए, ये आर्टिकल आपका पेपर 2 से है, यानी कि जीएस पेपर 2, यानी कि पेपर 2 की हम बात करें तो आईआर से है। आईआर से है, ऐसे टॉपिक आपको देखिए, अभी जिस तरीके से आईआर में जो चल रहे हैं, खासकर ग्लोबल एक अनसर्टिनिटी, वैश्विक एक अस्थिरता बोल सकते हैं, एक फूड क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस बोल सकते हैं, प्लस एक बोल सकते हैं ये भी कि मल्टीलेटरल जो वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, वो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है। बॉर्डर टेंशन लगा रहता है, और कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जिसमें बहुत डेवलपिंग कंट्री है, उसमें बहुत सारे पुअर कंट्रीज भी आते हैं। कुछ कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, कुछ कंट्री एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाते हैं, जैसे चाइना विस्तारवादी नीति बोल सकते हैं। तो ये सब चीजें मार्केट मार्केट नहीं बोलेंगे, वर्ल्ड में चल रही है। और इसी बीच में एक समस्या जो कि इंडिया खासकर फोकस कर रहा है, किसको लेकर, तो वैश्विक दक्षिण को लेकर। यानी कि ग्लोबल आपका जो साउथ वाला पोर्शन है, अभी हम इमेज दिखाएंगे, उसकी बात कर रहे हैं। इंडिया ने क्या कहा? अभी इंडिया ने हाल ही में ये कहा है कि भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज होगा। वैश्विक यानी कि वर्ल्ड आपकी जो साउथ है, इसका एक वॉइस बन के इंडिया ही उभरेगा। और कैसे बनेगा? क्योंकि इंडिया के पास में जो प्रेसिडेंसी है, जो अध्यक्षता है, अब वो इंडिया के पास में आपका बहुत चीज देखा जाए G20 का मिल गया है। फिर आपके पास में अभी रिसेंटली हमने देखा कि यूएनजीए को लेकर, सॉरी यूएनएससी को लेकर, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर, संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, इसको लेकर जो प्रेसिडेंसी है, 1 मंथ के लिए मिला। कोई बात नहीं, 1 मंथ भी बहुत होता है, 1 मंथ 30 दिन होते, 30 दिन में इतिहास भी बदल सकते हैं, तो उसके लिए मिला। फिर हमने ये भी देखा कि जो वासेनार अरेंजमेंट था, जो कि हम टॉपिक कवर कर चुके हैं, इसमें भी इंडिया को 1 जनवरी से आपके 1 साल के लिए उनकी भी जो प्रेसिडेंसी वो मिलने वाला है। तो अभी इंडिया के पास में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, और एक प्राउड मोमेंट है कि इंडिया को इतनी एक रिकग्निशन, एक पहचान एक मिली है। क्योंकि पूरी वर्ल्ड इंटरनेशनल जो भी संस्था होती है, जो संगठन होती है, अगर इंडिया उस चीज को लीड करता है, उसकी अध्यक्षता करता है, कहीं ना कहीं इंडिया की जो एक प्राउड मूवमेंट वो भी दिखती है। इंडिया की जो स्ट्रेंथ, जो पावर है, वो भी दिखती है। और इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है, वो भी लोग मालूम चलता है। तो इसका एक तो बेनिफिट ये है। यहाँ पर ये बोला गया कि जो अन्यथा ऐसे मंचों में कम प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, इंडिया तो वॉइस रेज कर रहा है, ये किसके जरिए बात कर रहा है? G20 के जरिए। G20 में कुछ ऐसे भी कंट्रीज होते हैं, देखिए G20 में तो जो 20 कंट्री है वो तो आती ही है ना, 20 नहीं होते हैं, उसमें 19 कंट्री जैसे होते हैं, देश होते हैं, प्लस जो अन्य एक वो जो होता है ना, उसमें यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन में आपके पास 27 कंट्री है ना, 27। तो ये 27 इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो सोचिए ये 19-20 नहीं है, ये आपके 27 प्लस 119 कितना हो गया, आप जोड़ लीजिएगा। ठीक है, कितना होगा? तो ये इसके रिगार्डिंग अभी इंडिया ने कहा है कि जब भी ये मीटिंग होगी G20 की, तो हम लोग फोकस करेंगे कि साउथ वाले जो नेशन है, जो दक्षिण में जो देश है, उनको इनवाइट कर सके। यहाँ पर एक इमेज है, और इमेज के जरिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डिवीजन हुआ है, खासकर इंडिया और सॉरी जो नॉर्थ और साउथ का एक डिवीजन हुआ है। आप देख पा रहे हो कि साउथ अमेरिका की बात करते हैं या नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, तो ये डिवीजन कुछ इस तरीके से। और ये डिवीजन में थोड़ी सी एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद भी है। अपवाद ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो कि एक देश भी है, कॉन्टिनेंट भी है, और इसको लेकर ये है कि ये साउथ में होने के बाद भी ये आपका काउंटिंग नॉर्थ में होता है। तो ये एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को दिमाग में रखिएगा, ऐसे दिमाग में रहे, जो कि मैप आपको दिखाया है। रहा बाकी सारी कंट्री का, तो इसमें से आप देख सकते हैं कि चाइना को भी यहाँ पर काउंट किया गया, खासकर साउथ वाले नेशन में। ठीक है,
रशिया काउंट नहीं किया गया, यूरोपियन कंट्री टोटल आपके ऊपर में आते हैं, अफ्रीकन कंट्री को पूरा इसमें कवर किया गया। अरब जो वर्ल्ड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सऊदी अरब हो गया, ये कतर हो गया, यूएई हो गया, ये भी आपके कवर होते हैं साउथ वाले पोर्शंस में। पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तो पूरा कवर होता ही है, इंडिया भी कवर होता है। बाकी यहाँ इधर इधर देखिए एशियन जो कंट्रीज है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, सिंगापुर, ये भी आपके होते हैं। सिंगापुर को तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छा डेवलप्ड नेशन है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी किया गया। और इधर साउथ अमेरिका जो है, इधर लेटिन अमेरिका जो है, ये सबको यहाँ पर कवर किया गया किसमें, तो साउथ वाले डिवीजन में। तो इंडिया बात कर रहा है ये सारे कंट्रीज की कि इनकी इनकी साइड से एक वॉइस बन के, जैसे मान लीजिए कोई लीडर होता है, कोई नेता होता है ना, तो उनकी खासियत ये होती है ना कि जो उनके साथ रहते हैं ना, तो वो अपने जो खासकर उनके मेंबर होते हैं, जो कार्यकर्ता हम बोलते हैं, उनकी वो हिफाजत करते हैं, उनको अच्छा से उनकी जो आवाज है ना वो सुनते भी है, आवाज को रेज भी करते हैं, है ना, एक प्लेटफॉर्म में। तो अगर ये होता है तो उनके साथ पब्लिक बनी रहती है। अगर आप खुद सोचिए, जहां भी ये कॉन्सेप्ट हर जगह लगाइए, अगर आप जो डिमांड कर रहे हैं, पब्लिक डिमांड कर रही है, और पब्लिक डिमांड कर रही है, अगला जो बंदा है आप जिसको फॉलो कर रहे हैं, जो लीड कर रहा है, वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो संगठन है टूट भी जाता है ना। तो ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी फील्ड में, पॉलिटिक्स से लेकर कहीं भी हो। कुछ पॉइंट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए। यस, ग्लोबल साउथ की हम बात करें या ग्लोबल नॉर्थ की बात करें, दोनों में डिवीजन जो है ना वो अभी से नहीं, शुरुआत से ही है। जब 1945 में जब आपके सामने वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन बनता है, संयुक्त राष्ट्र बनता है, और इसके बाद लीग ऑफ नेशन, तो एक अलग ही मुद्दा है। यूएन बनने के बाद में जो डिवीजन है कुछ इस तरीके से होता है कि पूरी दुनिया तीन वर्ल्ड या तीन छोर में, या बोल सकते हैं तीन जो वर्ल्ड कंट्रीज में बढ़ जाती है। किस तरीके से, पहला वर्ल्ड जो होता है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड में यूएसएसआर, सेकेंड में यूएसए, और थर्ड में कौन सा, तो नेम कंट्रीज, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया के देश। तो ये इसमें डिवाइड होता है। और इसके पहले भी आपको मालूम है कि अगर आपका ऑप्शनल PSIR है, यानी पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसमें आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, वेस्टर्न जब थॉट पढ़ते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ते हैं, तो वेस्टर्न का डेफिनेशन ही पहले आप पढ़ते हैं। वेस्टर्न को किसको बोलते हैं, किस कंट्रीज को हम लोग वेस्टर्न कैटेगरी में लाते हैं। तो इसमें यूरोपियन कंट्री आते हैं, यूएसए को भी लाते हैं। यूएसए पहले नहीं था, यूएसए आपके न्यूजीलैंड, ये सब कंट्री पहले नहीं थे, लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया कि वेस्टर्न का दर्जा दिया गया। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न, यानी कि वेस्टर्न है यानी कि ईस्टर्न भी होना चाहिए। तो ईस्टर्न में आपका इंडिया था, यानी कि पूरे वर्ल्ड को, अभी एक मिनट दिखाते हैं, यानी यहां से हम बोल रहे हैं ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है, तो ये आपका इंडिया आपका ईस्ट हो गया, इसी को बोलते हैं मिडिल ईस्ट, ठीक है, अरब वर्ल्ड को बोलते हैं मिडिल ईस्ट। तो पूरी दुनिया इस तरीके से भी डिवाइड है ना, पूरी दुनिया आपका पूर्व और पश्चिम इस तरीके से भी डिवाइड है। लेकिन ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ईस्ट और वेस्ट, ये डिवीजन पहले था, अभी भी डिवीजन है, लेकिन अभी इसकी जो बोल सकते हैं कि इसकी जो वैल्यूज है थोड़ी घटी है। कैसे घटी है, देखिए अभी इस टाइम में, अभी ये वो टाइम है जहां पर हम कह सकते हैं कि एक 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल ऐसा नहीं है, यहाँ पर मल्टीपोलर का टाइम है, यानी कि ये आपका टाइम है बहुध्रुवीय विश्व का टाइम, यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड का टाइम। मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ये हुआ कि चाइना भी एक पावर है, चाइना के पास अच्छा खासा पॉपुलेशन है, तो चाइना भी एक पावर बन के निकला हुआ है, ठीक है। इंडिया भी अपनी पावर को कहीं ना कहीं शो कर रहा है, दिखा रहा है, पूरे वर्ल्ड में दिखा रहा है ना। क्योंकि इंडिया इस टाइम में, इंडिया की जो खासकर पूरे वर्ल्ड में जो इंपॉर्टेंस वो बढ़ी है, डेवलप्ड कंट्री इंडिया को अप्रोच कर रही है, FDI वगैरह भी इंडिया में आ रही है, एक पॉजिटिव एक नजरिया जो होता है ना खासकर इंडिया के लिए वो बढ़ा है। तो चाइना एक अलग पावर निकला है, ठीक है, इंडिया एक अलग पावर है, रशिया तो है ही एक अलग पावर, यूएसए एक अलग पावर है ही। इस बीच में पाकिस्तान भी अपने आप को टर्की के साथ मिलकर एक अलग पावर को बोलता है कि मेरा भी एक अलग पावर है। तो बोल सकते हैं कि पावर यहाँ पर एक नहीं है, ना दो है, ना तीन है। जैसे कि एक टाइम में था कि आपका कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौरान आप देख पाते होंगे कि उस टाइम में जो वर्ल्ड जो बटा हुआ था वो दो छोर में था, और तीसरा छोर जो था आपका नेम था, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, NAM। जो हम NM के बारे में बहुत पहले भी हम बात कर चुके हैं। जब भी नेम के बारे में कुछ टॉपिक आएगा तो कहीं हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक कोशिश करते छूटे ना, और नहीं छोड़ते कोई टॉपिक, ठीक है, कि हमें मालूम है कि इस बार के एग्जाम में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं हमें लगता है कि इसको हम ऐसे भी किसी टॉपिक के मिस करके हम उसको बता सकते हैं, और वो करते हैं। और क्योंकि आपका टाइम इस बार इंपॉर्टेंट है ना, UPSC जर्नी में, क्योंकि अटेम्प्ट अगर आपका बिगड़ा फिर कहीं ना कहीं
फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर दिक्कतें कि यार अब नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं क्या। तो इसके लिए टॉपिक्स छोड़ते नहीं है। एक पॉइंट और निकल के आता है यहाँ पर कि पूरी जो दुनिया है ना, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ इस तरीके से तो डिवाइड है, लेकिन डिवीजन क्या इसी तरीके से कि नॉर्थ साउथ, उसका कुछ तो बेसिस होगा ना। अगर हम ऐसे डिवाइड कर दिए कि अच्छा तुम ये पार्टी तुम वो पार्टी, तो पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। तो यहाँ पर जो डिवीजन है ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ, इसके भी कुछ ना कुछ आपके आइडियोलॉजीज हैं। आइडियोलॉजी नहीं बोलेंगे यहाँ पर, आइडियोलॉजी बोलना अच्छा नहीं होगा, इनकी भी कुछ यहाँ बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैसे हम लोग ग्लोबल साउथ को हम बिल्कुल अलग कलर रखे हुए, ग्लोबल नॉर्थ को हम लोग अलग नजरिए से देखते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। तो जब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की, तो ग्लोबल साउथ खासकर ग्लोबल नॉर्थ के कंपेयर में इकोनॉमिकली यानी बोल सकते हैं कि आर्थिक रूप से ये वीक ही रहा है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, यानी हम ये कहें कि ये डेवलपिंग कंट्री ऑलमोस्ट रहे, ऑलमोस्ट 99%, है ना। अभी भी बात करेंगे इसके अभी अभी करंट में क्या क्या समस्या इसमें निकल के आती है। तो यहाँ पर देखिए, अभी इस पॉइंट पर यहाँ तक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये नीचे पॉइंट में नहीं बात कर रहे हैं, नीचे वाले पॉइंट अभी जो समझाएंगे कुछ, उसके बाद हम यहाँ नीचे बात करेंगे। पूरा जो अभी समझने फोकस कीजिएगा, ठीक है। पूरा जो विश्व है ना, दो पार्ट में बटा हुआ है, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ। साउथ के कंपेयर में, साउथ की हम बात करें तो ग्लोबल जो साउथ वाला पोर्शन है, ये कंपैरेटिवली आपके नॉर्थ के कंपेयर में ये आपका इकोनॉमिकली वीक है, आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर है। दूसरी बात, जब इकोनॉमिकली वीक होगा तो एजुकेशन भी वीक होगा, एजुकेशन भी वीक होगा तो कहीं कि पूरे वर्ल्ड से जो एंगेजमेंट की बात करते हैं, जैसे इंडिया आज पूरे वर्ल्ड से एंगेज कर रहा है, पूरे वर्ल्ड से जो बायलैटरल रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है। आप जितने भी क्षेत्रीय आपके जो संगठन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा यहाँ पर साउथ वाले देखने को नहीं मिलता है। आप देखते हो G7 कंट्री, G20 कंट्री, G70 कंट्री, G77 कंट्री, ऐसे भी आप नाम सुने होंगे। हाँ, मतलब ये जो जितने कंट्री है ना, ऑलमोस्ट आपके नॉर्थ वाली कंट्री है। साउथ वाले कुछ ही गिने चुने होते जो कि थोड़ा बहुत इस कुछ एक दशक में से, जो अभी एक या दो दशक में से अभी जो थोड़ा डेवलप्ड बनी नहीं, लेकिन डेवलपिंग से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साउथ वाला जो आपका ग्लोबल आपका जो रीजन है, कंपैरेटिवली ये एंगेजमेंट भी कम हुआ है, इकोनॉमिकली भी वीक है, एजुकेशन भी बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ के रिगार्डिंग भी समस्या आती रहती है। पेंडेमिक में के चपेट में सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री आए, तो ग्लोबल साउथ ही आए थे, है ना, ये भी आपने देखा होगा। तो हर एक एंगल से कहीं कहीं जो साउथ वाले हैं वो कहीं कहीं डिप्रेस्ड है, परेशान है। क्यों? रीजन ये है कि वो जो मेन स्ट्रीम की बात करते हैं या नॉर्थ की बात करते हैं, इनसे इनका जो एक कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन है वो कम रहा है, एंगेजमेंट कम रहा है ना। अब एक पॉइंट और है कि यही ग्लोबल जो आपकी साउथ वाले जो कंट्री है, नेम के जब नेम आपका स्टार्ट हुआ, तो नेम के टाइम में नेहरू जी ने थोड़ी बहुत कोशिश की कि उस कंट्री को, लेकिन वहां पर भी जो अप्रोच था ना, वो कुछ इस तरीके से था कि जो कंट्री कॉलोनी बन चुकी है, कॉलोनी, है ना, उसी को यहाँ पर अप्रोच किया गया और वही कंट्री फिर पार्टिसिपेट भी किए थे, कुछ कंट्री एक्स्ट्रा भी थे। लेकिन यहाँ पर इस माइंड सेट के साथ नहीं किया गया कि यहाँ पर ग्लोबल साउथ कंट्री है तो इसके साथ में हम लोग नेम को बनाते हैं। वहां पर अप्रोच ही अलग था, अप्रोच ही अलग था। लेकिन अब यहाँ पर जो इंडिया है, एक बोल सकते हैं कि पूरे ग्लोबल साउथ को अगर इंडिया लीड करेगा तो ये एक अच्छा एक बोल सकते हैं, आपके आईआर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया के पास में क्या इतनी क्षमता है, कि इतनी पोटेंशियल है कि ग्लोबल साउथ को इंडिया लीड कर सकता है। तो इंडिया की पोटेंशियल की हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इंडिया के पास किस तरह क्षमता है, इंडिया के पास पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटीज है, तो इंडिया में कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि वेलफेयर स्कीम्स है, डीपीएसपी है, इसके अकॉर्डिंग कहीं इंडिया अपनी जो पब्लिक जो जनता है, जो जनसंख्या है, उसको कहीं आगे लीड करती है। वेलफेयर प्रोग्राम भी है, एक कंसेंसस लेके चलती है यहाँ की जो गवर्नमेंट है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है। हर एक कंट्री से एक अच्छा एंगेजमेंट बना के चलती है, चाहे आपका रशिया की बात करें, आप यूएसए की बात करें, दोनों से एक अच्छा एक बैलेंस रिलेशनशिप बना के चलती है। इस वॉर में, खासकर रशिया वॉर में भी इंडिया अपने आप को कहीं बैलेंस न्यूट्रल बना के रखा हुआ है। इसराइल से भी अच्छी रिलेशन है और जो फिलिस्तीन है उससे भी अच्छी रिलेशनशिप है। ये क्या दिखाता है कि आप जो डिप्लोमेटिक जो आपकी जो रिलेशन है, जो कूटनीति जो संबंध है, ये मतलब स्ट्रांग है बाकी और भी सारे कंट्री, डेवलप कंट्री से भी। क्योंकि आप एक देखिए, आसान सबसे आसान काम क्या होगा, सबसे इजी काम ये होगा कि आप एक किसी से कंप्लीट दोस्ती, कंप्लीट दुश्मनी, ये बहुत आसान काम है। और इससे भी आसान काम कौन सा है? कंप्लीट दुश्मनी करना, किसी से लड़ाई करनी हो तो ये भी बहुत आसान काम है। लेकिन आप दोस्त से भी और दुश्मन से भी और हर एक लोग से, चाहे ऊपर हो नीचे हो, हाई पोस्ट में नीचे पोस्ट में, एक गरीब अमीर मिडिल, हर
अपने आप को, अपनी जो संबंध है, अपनी जो रिलेशन है उसको मेंटेन करना, बना के रखना, ये बहुत टफ चैलेंज है। आप सपोज कीजिए कि आप अच्छे पोस्ट में है ना, लेकिन आप जब नीचे वाली दोस्ती करेंगे तो आपको ये फील हो सकता है, लेकिन आपको बैलेंस करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कैसे अपने जो रिलेशंस हैं एक नीचे वाले से मेंटेन करते हैं, कैसे एक ऊपर वाले से मेंटेन करते हैं, ये डिपेंड करता है। तो इंडिया भी इसी जगह पर है। इंडिया हर एक कंट्री, चाहे छोटी मोटी कंट्री, एशियान की बात करें, एशियान की मीटिंग भी हुई थी, डिफेंस मीटिंग का जो एक टॉपिक हुआ थे, इसके पहले भी हम जर्मनी का एक टॉपिक करवाया है ना, जर्मनी का एक टॉपिक था। तो इंडिया आईआर के फील्ड में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के फील्ड में इंडिया एंगेजमेंट तो कर रहा है और बैलेंस तरीके से। प्रतिबंध लग रहे हैं लेकिन इंडिया अपने आप को न्यूट्रल रखा हुआ है। मतलब ये दिखा रहा है कि इंडिया अपने आप में एक बैलेंस जो रिलेशंस है बनाने में वो कितनी सक्षम है और इतनी पोटेंशियल है इंडिया के अंदर में। तो अभी इंडिया, अब आते हैं नीचे वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये हम ऊपर बात कर लिए क्या रीजन है, क्यों डिफरेंसेस क्या है नॉर्थ साउथ में, कंपैरेटिवली आपकी अमीर कंट्री है, गरीब कंट्री है, डेवलपमेंट कम हुआ है साउथ में, शिक्षा के विकास भी कम हुआ है, लोग कनेक्टिविटी कम होती है, बायलैटरल द्विपक्षीय जो मीटिंग्स है वो भी कम होती है आपके नीचे वाले साउथ वाले रीजन में। प्लस व्यापार भी कम होता है, ट्रेड भी कम होता है, मिलिट्री रूप से आपके वीक है ना। मिलिट्री रूप से आप बोल सकते हैं कि साउथ में अगर हम इंडिया और आपके इधर जो एशिया के कुछ चाइना और ये पाकिस्तान, इसको छोड़ दें तो किसी के पास में न्यूक्लियर मिसाइल्स डेवलपमेंट नहीं है ना। तो ये भी कुछ कुछ आपके वीकनेस है जो ग्लोबल साउथ की हम बात करें तो, एक्सेप्शन तो हर जगह होते ही होते हैं, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है क्या, वर्ल्ड सिस्टम अप्रोच। अगर आप पीएसआई पढ़ते तो आई होप कि आप ये वर्ड थोड़ा सा समझ पाएंगे जल्द से। नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, फिर भी हम इस टॉपिक समझाएंगे, छोटा सा बात है। तो वर्ल्ड आप बोल सकते हैं जो सिस्टम अप्रोच है, इसी के अकॉर्डिंग, या ये छोटा सा टॉपिक है आपके पीएसआईआर में। तो इसी में एक आपके एक सबसे बड़ा एक स्कॉलर होते हैं, अच्छे स्कॉलर, जो एक सोशियोलॉजिस्ट भी है, जिनका नाम है आपका इमैनुअल वॉलस्टीन। ठीक है, इमैनुअल वॉलस्टीन, जो कि 1974 में एक अपने राइटिंग में लिखते हैं, कौन सा, इंटरकनेक्टेड पर्सपेक्टिव। इनकी एक राइटिंग होती है, लिख होती बोल सकते हैं, इंटरकनेक्टेड पर्सपेक्टिव। उसमें ये लिखते हैं कि जो पूरी जो दुनिया है ना, पूरा जो वर्ल्ड है ना, ये दो पार्ट में बटा हुआ नहीं है कि ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ में बटा हुआ है, ऐसा नहीं है। पूरी जो दुनिया है ना, ये बटा हुआ 3 पार्ट में। इनका 3 पार्ट कुछ इस तरीके से है। इन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया बटी हुई है, इसको हम एक एक्स्ट्रा पेज में लेते हैं। पूरी जो दुनिया है ना वो बटी हुई कुछ इस तरीके से, एक कोर हो गया है ना, एक हो गया सेमी पेरीफेरी, एक हो गया पेरीफेरल। तो पूरी दुनिया कुछ इस तरीके से बटी हुई है। और उसमें भी इन्होंने ये कहा कि जो बीच में है, जो कोर में है, जो कोर, परिधि और अर्ध परिधि, ठीक है, इस तरीके से पूरी दुनिया बटी हुई है। इन्होंने ये भी कहा कि 3 कैटेगरी में पूरी दुनिया बटी हुई है, और एक जो कोर की हम बात कर रहे हैं, कोर यानी कि डेवलप्ड, विकसित जो देश है, तो कोर को यहाँ बोला गया, ये कोर कंट्री है। और इस कोर कंट्री में जैसे यूएसए हो गया, जापान हो गया, ये कंट्री आते हैं, रसिया हो गया, कनाडा हो गया, है ना, ये सारे कंट्री आते हैं, यूके हो गया। लेकिन ये जो आपके साइड लास्ट वाला जो बोल, ये आपका जो सर्कल है परिधि, ठीक है, ये आपका हो गया पेरीफेरल। ठीक है, यानी कि ये वाला पोर्शन, पेरीफेरल यानी कि आप बोल सकते हैं परिधीय। ठीक है, तो जो परिधीय है, जो परिधीय है, इसमें बोला गया, इसमें वो कंट्री आते हैं जो लेबर्स, जो श्रम को, जो श्रमिक है इसको प्रोवाइड करते हैं। यानी कि लेबर को प्रोवाइड करने वाला, यानी जिस कंट्री में लेबर की संख्या बहुत ज्यादा है, जैसे इंडिया में भी ज्यादा है, लेकिन इंडिया को इसमें रखा नहीं गया, ध्यान रखें, इंडिया को पेरीफेरल कंट्री में रखा नहीं गया। इंडिया को रखा गया कहां पर, सेमी पेरीफेरल, यहाँ पर इसमें रखा गया। तो इंडिया किसमें, सेमी पेरीफेरल में रखा गया। कौन कौन सी कंट्री इसमें, तो इसमें 2 कंट्री बस याद रखिए, इंडिया और चाइना। ये तो वैसे डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन क्योंकि सेमी पेरीफेरल में उनको रखा गया जो हाल ही में, जो रिसेंटली जिनका डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है, जो विकासशील देश से जो ऊपर वाली कैटेगरी में है। अब इंडिया के बारे में कहें तो इंडिया चाइना अभी कंटिन्यूसली डेवलप हुए हैं। इवन की पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड आउटलुक इकोनॉमिक रिपोर्ट जो आपका निकला था अभी पिछले मंथ, तो और अभी रिसेंटली आरबीआई ने भी कहा था कि जीडीपी की रिगार्डिंग हम बात करें तो इंडिया जीडीपी 6.8% है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने भी यही कहा था 6.8% इंडिया की, और सबसे टॉप में है जीडीपी मामले में। तो कहीं का, और चाइना की बात करें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इतने सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस के फील्ड में इतना डेवलपमेंट वो कर चुका है।
तो ये हम नहीं कहेंगे यहाँ पर कि ये पूरा डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री से एक लेवल उसके ऊपर है, इंडिया का भी सेम पोजीशन यहाँ पर है। लेकिन वो देश जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, साउथ अमेरिका के जो कुछ देश हो गए, और फिर कुछ ऐसे भी साउथ जो ईस्ट जो आपके कंट्रीज आइलैंड कंट्रीज है, वहां पर भी जो है ना जो डेवलपमेंट है बहुत कम हुआ है। कुछ कंट्री छोड़ दे, सिंगापुर वगैरह कुछ छोड़े तो, लेकिन वहां पर जो स्पेशलिटी जो है उसके लिए बेसिकली जो लेबर्स है वो प्रोवाइड करता है, श्रमिक ही वो प्रोवाइड करता है। तो ये लेबर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके कोर यानी कि जो डेवलप्ड कंट्री है, और ये सेमीफाइनल किसके लिए, तो जो इंडिया चाइना यानी कि जो बोल सकते हैं डेवलपिंग कंट्री के एक स्टेप्स वो ऊपर में है। ठीक है, ये आपका हो गया इसका डिफरेंस। ये किसने कहा था, ये कहा था इमैनुअल वॉलस्टी ने 1974 में अपने एक राइटिंग में, जिनका नाम है इंटरकनेक्टेड पर्सपेक्टिव। और ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि एक डेवलप्ड कंट्री को, एक विकसित देश को लेबर कहां से मिलेगा, तो पेरीफेरल से, है ना। और जो सेमी पेरीफेरल जो कंट्रीज है उसका जो एक इमेज है, उसकी जो पोजीशन है कुछ इस तरीके से होगी कि वो एक डेवलप्ड कंट्री भी है, वो एक वो एक कोर कंट्री में भी आएगा बीच में, ठीक है, क्योंकि वो बीच में है। बीच वाला जो होता है ना वो फायदे में होता है वो, ठीक है। और पेरीफेरल में है क्योंकि इंडिया के पास वर्कर्स भी है, और इंडिया के पास में इकोनॉमिकली कह सकते हैं कि ठीक है, बहुत बुरा नहीं है। ये अलग बात है कि थोड़ी सी जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, इस टाइम 6.7% है, जो कि एक बहुत बुरी बात है। तो इसके लिए आरबीआई ने अभी रिसेंटली 6.25% रेपो रेट भी किया है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है, और उम्मीद ये भी है कि 6% तक इसको कर दिया जाए, है ना, 6 तक होगा। 4% बहुत दूर की बात है, मुझे लगता है बहुत टाइम लगेगा इसके लिए। तो ये हो गया इस आर्टिकल के बारे में। ठीक, आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल बात करते हैं। थोड़ा टाइम है, मुझे लगता है एक आर्टिकल छोटा सा देख लेते कितना पड़ा है, छोटा है, मेरे ख्याल से कर लेते हैं। ठीक है, क्या आर्टिकल देख लेते हैं। भारत में बुजुर्ग व्यक्तियों पर दुर्व्यवहार के रिगार्डिंग एक आर्टिकल, यानी कि एब्यूज ऑन एल्डरली पर्सन इन इंडिया। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए मेंस में, और डेफिनेटली कि अगली बार भी पूछने के चांसेस है। आप बोले सर ऐसे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं बिना टॉपिक्स के, क्योंकि हम सिलेबस से लिंक कर देते हैं सबसे पहले। आप सिलेबस के लिए बोलते हैं देखने के लिए, तो टॉपिक क्या है, टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से लिंक होगा सबसे पहली बात। और कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको देख लेते हैं। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि जो हेल्थ एंड जो आपके फैमिली वेलफेयर जो मिनिस्ट्री है द्वारा भारत में अनुदैर्घ्य यानी कि आज को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एजिंग, उम्र बढ़ने की अध्ययन, जिसको बोला गया लेसी, ठीक है, LASI, ठीक है, लेसी की रिपोर्ट जारी की गई है। लेसी की रिपोर्ट जारी की है। लेसी की जो रिपोर्ट है ना, ये आपका जो बेसिकली लेसी की रिपोर्ट ना फोकस कहाँ करता है, जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो सीनियर सिटीजन की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर क्या हेल्थ के इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिकली उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और रिगार्डिंग हेल्थ को लेकर सोशल स्टेटस को देखकर ये रिपोर्ट जारी करता है। मेनली फोकस कहाँ होता है, सीनियर सिटीजन के ऊपर, कि उनकी वर्किंग कंडीशन क्या है, उनकी वर्किंग कंडीशन में क्या सब कुछ सही चल रहा है, हेल्थ का जो पर्सपेक्टिव वो क्या है, हेल्थ के रिगार्डिंग ये सब चीजें ये स्टडी करती है। तो इन्होंने अभी रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, प्रीलियम से क्वेश्चन पूछते खासकर रिपोर्ट वजह से। तो हाल की रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 5.2%, ये डाटा आप लिख लीजिए, डेटा और भी था लेकिन डेटा भी इतना ही रखे हैं, क्योंकि आप एग्जाम में रिकॉल करना है, एग्जाम में आपको मतलब ऐसा नहीं कि आप सब कुछ रिकॉल कर सकते हैं। 5.2%, क्योंकि एक एजिंग पॉपुलेशन के लिए एक डेटा काफी है, बाकी आगे हम और भी देख लेंगे। अभी 5.2% वरिष्ठ नागरिकों को ने दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार की सूचना दी है। इसमें जो एजिंग पॉपुलेशन है वो अपने साइड से 5.2%, यानी जितना पॉपुलेशन है उसके 5.2% के साइड से कंप्लेन ये गया है कि इन लोगों के साथ में अब्यूजिंग होती है, दुर्व्यवहार होता है। तो ये एक कंसर्न है, ये एक चिंता का विषय है। तो आगे देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है ना इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। देखिए कुछ पॉइंट बात करते हैं, फिर हम बात करें सरकार ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। पहली बात तो ये है कि एजिंग की हम बात करें या सीनियर सिटीजन की बात करें, तो उसमें से एक तो 60 प्लस वाले पॉपुलेशन है ना, 60 जो प्लस है। एक हम ये भी मान चलते हैं कि जो थोड़ा सा 60 से थोड़ा कम है, तो एक एज ग्रुप माना गया 45 से लेकर 60 तक में। तो इनकी पॉपुलेशन को भी यहाँ पर जो सर्वे में रखा गया है, और 60 प्लस को भी रखा गया है। और ये देखा गया कि जो इनके साथ जो एब्यूजिंग होती है, मतलब इनमें गाली गलौज नहीं, मतलब इनके साथ जो गलत व्यवहार हो गया, दुर्व्यवहार जो बोलते हैं ये होता है ना, इसको लेकर यहाँ पर जो एनालिसिस से सर्वे वो किया गया। और ये बोला गया कि इनकी जो मेंटल जो कंडीशन है, इनकी जो मेंटल जो हेल्थ है, इसके रिगार्डिंग बात की गई है कि मेंटली ये कहीं ना कहीं मेंटली इल होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, फैमिली पेरेंट्स वाले रीजन होते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जो भी इनके जो बेटे होते हैं, जो भी इनके आगे जो बेटा बेटी होते हैं, तो वो खास कर इनको सस्टेन नहीं करने देते हैं। वहां से दिक्कत होती है, कभी कभी अकेले रहना पड़ता है, वो सारे फैक्टर होते हैं। जॉब्स का बहुत टेंशन होता है,
गरीबी होती है, पॉवर्टी होती है। तो यहाँ पे मेंटल एक जो इलनेस है वो एक है, उसमें भी जो इसकी अनुभूति और अवसाद, ये दोनों पॉइंट इसमें जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है लाइफ सेटिस्फेक्शन विद सोशल स्टेटस। देखिए ये सर्वे इसलिए भी की जाती है कि ताकि ये मालूम चले कि कितने पॉपुलेशन जो है ना, खासकर एजिंग पॉपुलेशन, ये कितने डिफिकल्टीज में सफरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कितने प्रॉब्लम्स ये अपने आप को लाइफ को आगे ले जा रहे हैं। इसको लेकर जो इनकी जो सोशल जो कंडीशन है, इनको लेकर एक अवेयरनेस फैलाना। और अगर ये स्टेप कुछ लेते नहीं है, बस ये दिखाते हैं कि डेटा ये कह रहा है, ठीक है, डेटा रिगार्डिंग वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध, ये भी आपको मालूम है कि क्राइम्स अगेंस्ट सिटीजन, ये भी आजकल बढ़ रहे हैं, ये भी आजकल बढ़ रहा है। रीजन आपको मालूम है, रीजन आई होप कि ये तो ऐसा टॉपिक है जो कि आप कहीं आपको रियल लाइफ में आप इसको लिंक भी कर सकते हैं। क्या कारण होते हैं कि जो कि एक एजिंग पॉपुलेशन है, इनको कहीं ना कहीं खासकर दुर्व्यवहार बोल सकते हैं, या फिर जो प्रॉब्लम्स का एक सामना करना पड़ता है इस एज में, 60+ के एज में। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। आज का जो मॉडर्न जो आपका टाइम है, मॉडर्न जो आपका लाइफ स्टाइल है, ये भी कहीं इम्पैक्ट करता है। आज के टाइम में जो मोबाइल वाला जो कल्चर चल रहा है, मोबाइल कल्चर, तो ये भी रीजन है कि आजकल हम लोग जो फैमिली के साथ टाइम कम स्पेंड करते हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर है, लेकिन सरकार ने इसके लिए स्टेप्स उठाए। कौन से स्टेप्स? तो वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति 1999, ये आपके स्टेप लाए गए थे। हम 3 यहाँ पर लिखे, वैसे 4-5 है, लेकिन 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगा, इसलिए हमें लगा 3 इंपॉर्टेंट, इतना काफी आपके लिए एग्जाम के लिखने के लिए। एक आपका होगी, अच्छा ये किसके लिए था खासकर? देखिए ये आपका था बेसिकली जो वृद्ध इंसान होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, उसको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना। हेल्थ हो गया, उनको पेंशन रिगार्डिंग हो गया, पेंशन के अलग से भी है, लेकिन उसके जो फंडिंग के लिए, मतलब इंसेंटिव की हम बात कर रहे हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग चीजें ये इंश्योर करता है, ठीक है, ये नीति। अटल अभ्युदय योजना, इसमें क्या होता है कि वो पॉपुलेशन जो 60+ है, लेकिन फिर वो काम करना चाहते हैं, वो फिट एंड फाइन है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और वो चाहते हैं कि सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे, मतलब खुद से किसी को भरोसे न रहे। तो इसके लिए सरकार ने इनके लिए छोटे मोटे इनके लाइक जो जॉब है ना प्रोवाइड करती है। यही कि इतना ही कि पब्लिक को मालूम नहीं चलता है कि जैसे स्कीम सरकार ने निकाल कर रखे हुए। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम, ये बहुत बड़ा सा नाम है। अब इसको याद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा है, एग्जाम में इतना बड़ा याद तुरंत होता नहीं है, तो मल्टीपल टाइम देखने से याद होता है। 2007 में ये लाया गया था। नाम में ही क्या है, माता पिता वरिष्ठ, इनकी जो पेरेंट्स होते हैं, जो दादा, जो घर में जो बुजुर्ग होते हैं, इनके साथ में जो क्या बोलते हैं उसको, व्यवहार जो होता है ना, वो कहीं ठीक नहीं होता है, तो उसकी रिगार्डिंग आपका आर्टिकल आएगा कि किस तरीके होना चाहिए, क्या ट्रीट करने चाहिए, क्या ऐसा नहीं कि हम लोग उसको मेंटली हरास कर रहे हैं, है ना। इसके रिगार्डिंग आपका आर्टिकल, ये आपका अधिनियम लाया गया था, ठीक। तो इसको यहीं पे रखते। और वैसे एक तो जल्लीकट्टू का था मुद्दा, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। वैसे 2-3 आर्टिकल तो और थे, ठीक है, एक जल्दी से कर ले जल्लीकट्टू का, क्योंकि यस वैसे टाइम तो हो गया वैसे, ठीक है, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में तो कर लेंगे। रहा ये एप्लीकेशन का, तो ये एप्लीकेशन जो कि अभी तक जो लोग डाउनलोड नहीं किए, तो आप लोग जाना प्ले स्टोर, सर्च करना, यहाँ पर आपको एग्जामपुर, आपके पास एक इंटरफेस आएगा, एग्जामपुर सरकारी नौकरी ट्रेड, इंस्टॉल करेंगे, इसको ओपन करेंगे और अपने नाम को यहाँ पर रजिस्टर करेंगे, और इस तरीके से जितने फीचर्स जो कि एग्जामपुर आपको प्रोवाइड कर रहा है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे लिमिटेड क्विज की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, फ्री प्रीवियस शॉर्ट क्वेश्चन पेपर्स की बात करें, ऑल इंडिया एक्सक्लूसिव टेस्ट के बारे में बात करें, फ्री पीडीएफ्स, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, जॉब सर्च, ये सबको आपको यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। रहा कुछ डाउट्स और क्वेरीज के लिए, आप इसके लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कभी कॉल नहीं लगता हो, बिजी आता हो, तो उसके लिए आप नीचे वाले नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो टीम हमारी आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। क्लास कैसा लगा, सही गलत फीडबैक आप दे सकते हैं, गुड एंड बैड फीडबैक भी वेलकम है, तो फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और क्लास को थोड़ा बहुत सेशन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इससे जुड़ सकें, ताकि यहाँ पर पीआईबी रिगार्डिंग जो कंटेंट आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।